हेलो दोस्तों, कनेक्ट एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। हमें आशा होगा आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की भी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। तो हम आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। यह जो फिजिक्स है आप लोगों के लिए रेलवे के विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा और पूछा भी जाता है। रेलवे में फिजिक्स का ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, साइंस से फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। तो इस कड़ी में हम आज आगे बढ़ते हैं। जो आप लोगों को हम प्रकाश चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो प्रकाश चैप्टर में आज आपकी 9th क्लास है। 9th क्लास में देखिए आज आपका क्या टॉपिक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले हम आप लोगों को अपवर्तन बताए थे। अपवर्तन क्या चीज होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जैसे ही करती है तो उसके पथ में थोड़ा सा विचलन हो जाता है। इस विचलन की घटना आपकी अपवर्तन कहलाती है। तो यह जो घटना होती है यह किस कारण होती है, प्रकाश के चाल का कम और अधिक का होना। जिस माध्यम में किसी माध्यम में क्या होता है, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उस माध्यम में प्रकाश का जो विचलन होगा उसमें कम होगा। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उस माध्यम में प्रकाश का विचलन अधिक होगा। इन सब की घटना यह घटित होती है कि वहां प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब और आप लोगों को हम बताए थे अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक क्या चीज होता है, जैसे भिन्न भिन्न माध्यम है, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन होता है। एक कोई पहला माध्यम मान लेते हैं जल। पहला माध्यम क्या है, जल। आप लोगों का पहला माध्यम क्या है, जल, और दूसरा माध्यम है कांच। पहला माध्यम है जल, दूसरा माध्यम है कांच। तो इन जल और कांच से हमें यह पता चलता है कि इन सब के अपवर्तनांक के मान पर निर्भर होता है किस पदार्थ में जल की प्रकाश की चाल अधिक है और किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम है। मान लेते हैं कांच में इसका क्या है, अपवर्तनांक इसमें अधिक है, इसमें अपवर्तनांक अधिक है। अपवर्तनांक क्या है, इसमें अधिक है, और इसमें अपवर्तनांक क्या है, कम है। कांच में क्या है, अपवर्तनांक अधिक है, और जल में क्या है, अपवर्तनांक कम है। यह अपवर्तनांक शब्द क्या होता है, जैसे दो माध्यम मान लेते हैं, दो माध्यम है। अब दो माध्यम में प्रकाश की चाल किसमें कम होगी, किसी में ज्यादा होगी। तो मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण इस माध्यम में आई, जिस माध्यम में जितना अधिक विचलन होगा उतना, और जिस माध्यम में जितना कम विचलन होगा, उनको माप करने के लिए एक शब्द का यूज होता है अपवर्तनांक। उसको मापने के लिए कितना विचलन हो रहा है उस मापने के लिए हम अपवर्तनांक, गणना करने के लिए हम अपवर्तनांक शब्द का यूज करते हैं। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा, आप लोग को हम बताए थे, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। जिस माध्यम में अपवर्तनांक अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। और वह कौन सा माध्यम होगा, वह आपका सघन माध्यम होगा, वह आपका सघन माध्यम होगा। और जिस माध्यम में अपवर्तनांक कम होता है उसमें उसकी चाल अधिक होती है। जब चाल अधिक होगी तो वह आपका विरल माध्यम होगा, वह आपका क्या होगा, विरल माध्यम होगा। यह था अपवर्तनांक, यह भी हम आप लोगों को बता दिए हैं। तो अपवर्तनांक क्या होता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल, यह आपका अपवर्तनांक होता है। और अपवर्तनांक की कोई बीमा नहीं होती है और न इसका कोई मात्रक होता है। और उसके बाद हम आप लोग को बताए थे क्रांतिक कोण। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्रांतिक कोण हम क्या बताए थे, क्रांतिक कोण क्या होता है। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो क्रांतिक कोण होता है, क्रिटिकल एंगल होता है, वह हमेशा सघन से विरल माध्यम में जाने पर ही होता है। सघन से विरल माध्यम में क्या जाएगा, प्रकाश की किरण जाएगी। मान लेते हैं कोई आपका क्या माध्यम है, सघन। यह कैसा माध्यम है, सघन, और यह कैसा माध्यम है, विरल। तो कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी, मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण है, यह सघन माध्यम से क्या कर रही, विरल माध्यम में जाएगी, तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। जब अभिलंब से दूर हट जाएगी तो यह कौन सी किरण होता है, यह आपका अपवर्तित किरण होता है। यह आपका क्या कौन किरण होता है, अपवर्तित किरण। और यह आपका आपतन किरण होता है, यह आपका आपतन किरण होता है। यह आपका अभिलंब होता है, यह आपका अभिलंब होता है। और
अभिलंब और आपतन के बीच में बना कोण आपतन कोण होता है। यह आपका आपतित किरण होता है, यह आपतित किरण है, यह आपका आपतित किरण या अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कड़ा बना कोण कौन सा होता है? आपतन कोण होता है, और यहाँ अपवर्तन कोण होता है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बना कोण अपवर्तन कोण होता है, अपवर्तन कोण होता है, और यहाँ आपतन कोण होता है। यह कैसा कोण होता है? आपतन कोण होता है। यह था आपका अपवर्तन था। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरण यहां से गई, फिर इधर गई, अपवर्तित हुई। जब आपतित किरण, जब कोई प्रकाश की किरण है, इसको हम थोड़ा सा इसको हम ऊपर बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और तिरछे से इसको गुजारते हैं। जब थोड़ा सा और तिरछा से गुजारेंगे तो यह थोड़ा इधर आएगा, यह थोड़ा और विचलन होगा, और फिर एक ऐसा और थोड़ा सा और एक बार ऊपर हम ले लेंगे, फिर इससे इधर से गुजारेंगे। यह एक ऐसा समय आएगा, यह जो किरण है, यह जो एक ऐसा समय आएगा, यह किरण जो है वह जो यह अपवर्तक सतह है इसके मतलब इसके माध्यम में चली जाएगी, और यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा? और यहाँ पे आपका 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश। यह आपका 90 अंश। तो यह क्या है? अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? 90 अंश का हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण को हम थोड़ा और बढ़ाते हैं तो यह अभिलंब और अपवर्तन के बीच में यहाँ जो बना कोण 90 अंश का हो जाता है, तो यहाँ क्रांतिक कोण की उत्पत्ति हो जाती है। यह जो आपतन कोण होता है, ये वाला जो आपतन कोण होता है, अपवर्तन कोण का अपवर्तन कोण में बदल जाता है। यह जो आपतन कोण होता है, यह क्रांतिक कोण में बदल जाता है। यह आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है। यह आपतन कोण क्रांतिक कोण के क्या होगा? बराबर होगा। अब क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिसके संगत का अपवर्तन कोण का मान कितने अंश हो जाता है? 90 अंश हो जाता है। जिसके संगत के अपवर्तन कोण का मान कितने अंश हो जाता है? 90 अंश हो जाता है। वह आपका क्या होता है? क्रांतिक कोण होता है। आप लोग क्रांतिक कोण को हम पिछली क्लास में अच्छे से समझाए थे, फिर आप लोगों को हम रिवीजन करा दिए हैं। अब आते हैं टॉपिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप लोग देखिएगा, यह क्या चीज है। एक इसके पहले हम आप लोग को परावर्तन पढ़ाए थे, और अब फिर एक अगला टॉपिक आपका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह परावर्तन की भांति ही कार्य करता है, लेकिन यह एक परावर्तन था कि हम आप लोग को बताए थे कोई प्रकाश की किरण आती है, वापस चली जाती है, तो उसे टकराकर। तो यहाँ क्या था कि जब टकराने पर कुछ प्रकाश की किरण प्रवेश भी करती थी, तो वहां परावर्तन होता है। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है? इक्वल जितना एक प्रकाश की किरण आएगी, टोटल ही आपकी परावर्तन होगी, टोटल आपका परावर्तन होगा। तो वहां जब टोटल परावर्तन होगा तो टोटल आंतरिक आपका रिफ्लेक्शन बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? टोटल आंतरिक रिफ्लेक्शन। अब पूर्ण आंतरिक कोण परावर्तन देखिए आप लोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण, यह आपका विरल माध्यम है और यह आपका सघन माध्यम है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण है कोई, यह प्रकाश की कोई किरण है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अभी हम क्रांतिक कोण बताए थे आपको। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में जाती ही नहीं। जब प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में जाती नहीं, बल्कि परावर्तन नियम का पालन कर पहले ही माध्यम में लौट जाती हैं, इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यह कैसी घटना होगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। आप लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए, तो प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में जाती नहीं, बल्कि परावर्तन नियम का पालन कर वह उसी माध्यम में, मतलब पुराने माध्यम में लौट आती है। इस प्रकार की घटना कैसी घटित होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश की किरण
सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो उसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए। यह कैसा कोण है? यह आपतन कोण है। यह यहाँ पे आपतन कोण बनता है इसके बीच में। यह आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या हो, यहाँ देखिए क्रांतिक कोण आपतन कोण के बराबर था, तो जो आपतन कोण है वह क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए। आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या हो जाए? अधिक हो जाए। तो वह प्रकाश की किरण परावर्तन नियम का पालन कर, वह प्रकाश की किरण परावर्तन नियम का पालन कर अपने पुराने माध्यम में लौट आती है, या सघन माध्यम में ही लौट आती है कि गई और सघन माध्यम में लौट आई। आपतन कोण का मान अधिक होने पर, क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान अधिक होने पर वह प्रकाश की किरण परावर्तन नियम का पालन कर पहले ही माध्यम में लौट आती है। इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यह हमें आशा होगा आप लोग समझ गए होंगे। यह क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब आप लोग देखिएगा, यहाँ आप लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखिए, यहाँ प्रकाश की किरण गई सघन से विरल माध्यम में, तो यहाँ देखिए रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ थीटा1 क्या है? आपका आपतन कोण या अपवर्तन कोण। अब यहाँ देखिए यहाँ कैसा कोण बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए, क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण। यहाँ कैसा कोण बन रहा है? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण बनने के बाद यह जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तो प्रकाश की किरण परावर्तन नियम का पालन कर अपने पुराने माध्यम या उसी माध्यम या सघन माध्यम में लौट आती है। इस प्रकार की घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? दो बातों पर निर्भर करता है। यह हमेशा सघन से विरल माध्यम में जाएगी, यह हमेशा सघन से विरल माध्यम में उसको जाना अनिवार्य होता है, और हमेशा आपतन कोण का मान क्या होगा? क्रांतिक कोण से अधिक होगा। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा और प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन नियम पालन होगा। तो हमें आशा होगा आप लोग यह अच्छे से समझ गए होंगे। तो यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर कौन सा नियम पालन होगा, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर वह कौन सा नियम पालन होगा? वहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम पालन होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसका उपयोग, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है यह तो आप लोग को हम बता दिए हैं। अब इनका क्या होता है? हम लोग के लाइफ में इसकी घटनाएं घटित होती हैं, हम लोग देखते भी हैं, लेकिन उसको साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम नहीं दे पाते हैं कि वह किस कारण, परावर्तन के कारण हो रहा है, अपवर्तन के कारण हो रहा है, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण हो रहा है। तो यह सब में क्या है? अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन सब का उपयोग जो लाइफ में होने वाली घटनाएं हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह किस कारण, जैसे उत्तल लेंस का उपयोग आप लोग, उत्तल लेंस नहीं सॉरी, दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग, और समांतर दर्पण, और आपका जो परावर्तन का कहाँ नियम पालन होता है, तो इन सब से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इनसे हम लोग के लाइफ में घटित होने वाली घटनाएं को देखते हैं। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? तेज धूप में समतल चिकनी सड़क झिलमिलाते दिखाई पड़ते हैं और लगता है कि सड़क भीगा हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कभी कभी आप लोग जब हाईवे पर जाएंगे तो बहुत तेज धूप हो, मई का महीना हो, अप्रैल या जो मई, बहुत तगड़ी धूप हो, मई जून का महीना में क्या होता है, जब आप हाईवे पे जाएंगे, नेशनल हाईवे पे जाएंगे, जब उस पर आप देखेंगे, दूर से देखेंगे तो आगे आपको क्या दिखेगा? तालाब, मतलब तालाब या मान लीजिए पानी, जैसे आपको पानी जैसा दिखेगा, आगे आपको झिलमिलाती नजर आएगी, पानी का प्रतीक दिखेगा, लेकिन आपकी बाइक जब वहां पे पहुंचती है, लेकिन तब वहां आपको पानी नहीं दिखता है। वह आंखों क्या होता है? धोखा होता है। इसीलिए वहां कौन सी क्रिया होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अब आप लोग को हम बताते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए यह एक पृथ्वी है, यह क्या है? पृथ्वी है, यह आप लोगों की पृथ्वी है। तो जब प्रकाश आएगा तो जब गर्मी को दिनों में होता है तो प्रकाश नीचे की ज्यादा गर्म होती है, यहाँ नीचे की प्रकाश क्या होती है? ज्यादा गर्म होती है। तो यह कैसा माध्यम होगा? यह विरल माध्यम होगा। यह कैसा माध्यम होगा? यह विरल माध्यम होगा। और एक ऐसा, और इसके ऊपर एक ऐसा माध्यम होगा,
इसके ऊपर आप लोगों का हवाएं क्या होगी, ठंडी होंगी, और वहां सघन माध्यम होगा। इसलिए गर्मी के दिनों में लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां जो पहाड़ों पर आप ऊंचाई पर जाएंगे वहां आपको ठंडा होने का महसूस होगा, वहां गर्मी कम होगी। तो जब प्रकाश की किरण, जब आप लोग को बताए थे, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो परावर्तन नियम का पालन कर अपने उसी माध्यम में लौट आती हैं। इस प्रकार की घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। इस देखिए प्रकाश की किरण क्या हो रही है, सघन आ रही है, फिर यहाँ से टक्कर खा के क्या हो रही है, परावर्तन नियम का पालन कर फिर उसी माध्यम में लौट जा रही हैं। तो यहाँ कौन सी घटना घटित हो रही है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित हो रही है। यह हमें यहाँ पे जो ये रोड है, ये हमें NH हाईवे, ये हमें यहाँ झिलमिलाते प्रतीत होगा, यहाँ पानी जैसा दिखाई देगा। लेकिन आप आ रहे हैं, आपको यहाँ पानी जैसा दिखाई देगा, लेकिन आने पर यहाँ आपको पानी नहीं दिखेगा। तो यह आपका क्या था? जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक घटना है। अब दूसरा देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण तराशा हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण तराशा हुआ हीरा चमकीला दिखाई देता है। बिना तराशा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं कर पाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हीरा होता है, हीरा क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पालन करता है। हीरा कब करता है? जब उसको तराशा जाता है। अगर तराशा नहीं जाएगा तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पालन नहीं करेगा। आप लोग देखिएगा, यह हीरा है, यह हीरा देखिए आ रही है प्रकाश, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ हो रहा है हीरे में। तो जो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जहां भी हीरा का क्वेश्चन आए कि हीरा परावर्तन क्यों होता है, तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। और ठंडे क्षेत्रों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दूर से आता हुआ जहाज जो होता है वह उठता हुआ दिखाई देता है। यह भी भ्रम क्या है? दृष्ट भ्रम लूमिंग कहते हैं। यह एक प्रकार की भ्रम है, यह एक प्रकार का क्या भ्रम है, लेकिन वह ऐसा नहीं होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण तेज गर्मी वाले दिनों में मरीचिका दिखाई पड़ती है। वही मरीचिका जो आप लोग NH हाईवे पे जाएंगे तो दूर से देखेंगे तो जल दिखेगा, लेकिन वह जल वहां पे होता नहीं है। तो वह कैसी घटना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, यही इसी को मरीचिका कहते हैं। मरीचिका मतलब मिरेज। मरीचिका कब घटना घटित होती है? मरीचिका एक धोखे की वस्तु है, वास्तु या प्रकाशीय भ्रम है। मरीचिका क्या है? धोखे की वास्तु या प्रकाशीय भ्रम है। गर्म क्षेत्रों में यात्री को यह आभास जलाशय का भ्रम उत्पन्न करता है। गर्म क्षेत्रों में वहां वो गर्मी के दिनों में वहां आभास जलाशय का भ्रम उत्पन्न करता है, लेकिन वहां जलाशय नहीं होता है। इसलिए आप हाईवे पे जाएंगे तो वहां क्या होगी? मरीचिका, मरीचिका का ही वह उदाहरण है, मरीचिका ही उसे कहते हैं। आपको जलाशय दिखेगा लेकिन वहां रहता नहीं है। और जल में पड़ी परखनली का चमकना, अगर जल में आप परखनली आप देखे होंगे, जो प्रयोगशाला में होता है वह परखनली छोटा सा ट्यूब होता है, तो अगर जल में रखेंगे वह चमकेगा, तो वहां कौन सी घटना हो रही है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और कांच में आई दरार का चमकना, अगर कोई कांच है, अगर कांच में टूटा हुआ कांच से कौन सा परावर्तन होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो यह थे नियम। पहला नियम आप लोग को बताए थे, जब तेज धूप में समतल चिकनी सड़क पर झिलमिली दिखाई पड़ती है तो वहां सड़क भीगा हुआ प्रतीत होता है। और यह मरीचिका का उदाहरण है, मिरेज। यह कैसा उदाहरण है? मरीचिका का, मिरेज। और जो तराशा हुआ हीरा रहता है वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण बनता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण तेज गर्मी वाले दिनों में मरीचिका दिखाई पड़ता है। और जल में पड़ी परखनली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, यह किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ये देखिए, यह आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश की किरण गई एक ही माध्यम में वापस फिर लौट आती है। यह कैसी घटना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। ये भी देखिए, आप लोग हाईवे पे जा रहे हैं 4 व्हीलर से, आपको यहाँ देखेंगे यहाँ हार्ट वेटर है, हार्ट वेटर ऊपर कूल एयर नीचे हार्ट एयर है। तो हार्ट एयर आपका क्या होगा? विरल माध्यम, और कूल एयर आपका सघन माध्यम होगा। और आएगी प्रकाश, आप लोग यहाँ देखेंगे तो आपकी क्या यहाँ पूर्ण आंतरिक टोटल रिफ्लेक्शन के कारण आपको यहाँ जल दिखाई देगा। यह किसका उदाहरण है? मरीचिका का उदाहरण है, इमेज ऑफ द स्काई। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी देखिए, आप रेगिस्तान में जाएंगे, रेगिस्तान में क्या होता है? अब बहुत गर्मी पड़ रही हो, वहां भी मरीचिका का उदाहरण बनता है। तो आप लोग देखेंगे दूर से, क्योंकि यहाँ नीचे आपका हॉट एयर रहता है, नीचे आपका गर्म हवा रहती है,
और यह गर्म हवा विरल माध्यम होता है, यह आपका कूल एयर होता है, यह आपका सघन माध्यम होता है। और आप यहाँ दिखेंगे तो यहाँ भी पूर्ण आंतरिक का परावर्तन होगा। यह जो पेड़ है, पेड़ आपको परछाई दिखेगी जल में कि यहाँ कोई जल है, यहाँ तालाब जैसा दिखेगा और इसकी परछाई दिखेगी, यह भी पूर्ण आंतरिक का परावर्तन उदाहरण है। अब एक प्रकाशीय तंतु, प्रकाशीय तंतु क्या होता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे मार्ग भी टेढ़ा मेढ़ा हो। अब प्रकाशीय तंतु हम लोग के लाइफ में इस समय बहुत तेज यूज हो रहा है। इस प्रकाशीय तंतु का उपयोग करने में इसका क्षरण नहीं होता है। इस प्रकाशीय तंतु के जरिए किसी आप उपयोग करेंगे तो इसका क्षरण नहीं होगा, क्योंकि यह टेढ़ा मेढ़ा होगा तब भी वह आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कार्य करेगा। तो किसका उदाहरण है प्रकाशीय तंतु, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है और प्रकाश सिग्नल के दूर संचार में इसका उपयोग किया जाता है। हाँ दोस्तों, आप लोगों को हम बता रहे थे प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता के बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे मार्ग टेढ़ा मेढ़ा चाहे जैसा हो। अब इसका उपयोग देख लीजिए। प्रकाशीय तंतु प्रकाश सिग्नल के दूर संचार हेतु आप लोगों के लिए अब जो फाइबर केबल का, जो ऑप्टिकल फाइबर का जो यूज है, बहुत लंबी दूरी को आप नेटवर्क के इसके माध्यम से आप बहुत लंबी दूरी को सिग्नल से जोड़ सकते हो, तो जोड़ा जा सकता है। तो इससे क्या होता है, इससे क्षय इसका नहीं होता है और इसे विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करता है। यह क्या काम करता है? कोई विद्युत सिग्नल हो उसको प्रकाश सिग्नल में, पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन है यह प्रकाश सिग्नल की भांति, अगर कोई विद्युत सिग्नल आया तो इसको कन्वर्ट करेगा प्रकाश सिग्नल में, तब आके जाके फिर आपको यहाँ पे जो आपके जैसे यूज हो रहा है तो यहाँ पे आपको वो प्राप्त हो जाएगा। और मनुष्य के शरीर में आंतरिक भागों को परीक्षण करने के लिए भी प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है और शरीर के अंदर लेजर किरणों को से भेजने के लिए भी प्रकाशीय किरण ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। ये देखिए आपका ऑप्टिकल फाइबर है, यह आपका क्या है? ऑप्टिकल फाइबर है। यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश पूर्ण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह कार्य करती है और यह एक विद्युत तंतु को प्रकाश सिग्नल में बदलता है, प्रकाश सिग्नल बाद फिर विद्युत में बदल जाता है। तो ये आप लोग देखिएगा, ये है आपका फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर है। ये देखिए एक प्रकाश की किरण आई, फिर अपने इसी माध्यम में चली जा रही है। तो ये देखिए ये सघन माध्यम से आई, फिर इसी माध्यम में चली गई, फिर इसी माध्यम में, फिर ऐसे होते हैं और माध्यम में नहीं जा रही, एक ही माध्यम में यह विचलन, एक ही माध्यम में यह अपना परावर्तन की घटना को घट के आगे बढ़ रही हैं। तो यह किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। यह आपके ऑप्टिकल फाइबर यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित आपका कार्य करता है। आगे चलिए दोस्तों, आप लोगों को क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच में संबंध, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच में संबंध क्या होता है? n बराबर आपका होता है 1/sin c, 1/sin c, जहां c आपका क्या है? क्रांतिक कोण है। c आपका क्रिटिकल एंगल आपका क्रांतिक कोण है। यह आपका क्या है? क्रांतिक कोण। और n आपका क्या है? अपवर्तनांक है। n आपका अपवर्तनांक, c आपका क्रांतिक कोण है, n आपका अपवर्तनांक है। क्या होता है कि इसके पहले हम आप लोगों को क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बारे में बताए हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर आप लोगों को हम समझा देते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इस आपतन कोण के संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। तो वहां कौन सी घटना घटित होती है? क्रांतिक कोण वहां पे घटना बनती है, वहां क्रांतिक कोण होती है। वह आपतन कोण वह क्रांतिक कोण है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, उस आपतन कोण के संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, तो आपका आपतन कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण होता है।
अब और अपूर्णांक भी हम आप लोगों को कल भी बताए थे, आज भी बता चुके हैं। अब देखिए अपूर्णांक क्या है, माध्यमों की माप है कि किस माध्यम में कितना वह विचलन हो रही है। किसी माध्यम का अपूर्णांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल, और इसका मात्रक नहीं होता है। तो यह आपका क्या है, अपूर्णांक है। जो यन होता है, अगर अपूर्णांक आपका अधिक होगा, अपवर्तनांक अगर अपूर्णांक आपका क्या है, अधिक है, अपूर्णांक आपका अधिक है तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। अपूर्णांक आपका अधिक है तो क्रांतिक कोण का मान कम हो जाएगा। और अगर क्रांतिक कोण का मान अधिक है, आपके क्रांतिक कोण का मान अधिक है, क्रांतिक कोण का मान अधिक है तो अपूर्णांक का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। अपूर्णांक का मान कम हो जाएगा, अपूर्णांक क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यही यहाँ लिखा है, जिस माध्यम का अपूर्णांक अपेक्षाकृत अधिक होगा उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, कम होता है। जिस माध्यम का अपूर्णांक अपेक्षाकृत अधिक होता है उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान कम होता है, और जिस माध्यम का अपूर्णांक कम होगा उस माध्यम का क्रांतिक कोण अधिक होगा। जिस माध्यम का अपूर्णांक कम होगा उस माध्यम का क्रांतिक कोण अधिक होगा, जिस माध्यम का अपूर्णांक कम होगा उस माध्यम का क्रांतिक कोण अधिक होगा, जिस माध्यम का अपूर्णांक अधिक होगा उस माध्यम का क्रांतिक कोण कम होगा। यह आपका क्रांतिक कोण अपूर्णांक के बीच में संबंध, n बराबर 1/sin c। तो यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्रांतिक कोण का मान दिया है तो अपूर्णांक बताइए। तो आप इस फार्मूले का यूज करके n बराबर 1/sin c का यूज करके आप इस मान निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे दोस्तों, तो आगे हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाए हैं। एक माध्यम का क्रांतिक कोण 60 अंश है तो उस माध्यम का अपूर्णांक कितना होगा। एक माध्यम का क्रांतिक कोण कितना दिया हुआ है, 60 अंश दिया है, तो उस माध्यम का क्रांतिक कोण कितना होगा। तो आप लोग को हम क्या बताएं कि n बराबर अपूर्णांक बराबर क्या होता है, 1/sin c, 1/sin c, जहां n आपका अपूर्णांक है और c आपका क्रांतिक कोण है। तो यह कैसा मान दिया गया है, क्रांतिक कोण का मान दिया गया है। यह आपका क्रांतिक कोण का मान दिया गया है। आपके क्रांतिक कोण का मान यहाँ पर दिया गया है। क्रांतिक कोण बराबर क्रांतिक कोण कितना है, 60 अंश। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, n क्या है आपका, अपूर्णांक, अपूर्णांक। तो यहाँ पर आप मान रखेंगे n बराबर क्या है, n बराबर 1/sin c, sin c कितना है, 60 अंश है। तो sin 60 अंश का मान आप लोग जानते होंगे। तो sin 60 अंश का मान क्या होता है, sin 60 अंश बराबर √3/2 होता है। तो आप यहाँ मान रखेंगे 1/√3/2 होगा। तो और इसको आप हल करेंगे तो 2/√3 होगा, और इसको आप हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1.15 इसका मान आएगा। यह आपका क्या है, अपूर्णांक है। यह आपका क्या है, अपूर्णांक है। यह क्या है आपका, अपूर्णांक। एक माध्यम में क्रांतिक कोण इतना दिया है तो उस माध्यम का अपूर्णांक इतना होगा। तो यह आपका क्रांतिक कोण और अपूर्णांक में संबंध से आप फार्मूले के तहत आप इसका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हम आप लोगों को अपवर्तन में क्या क्या बताएं, अपवर्तन हुआ, अपूर्णांक हुआ, क्रांतिक कोण, पूर्णांतरिक परावर्तन, इन सब से क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अपवर्तन के उदाहरण पूछ लिया जाता है या पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो हमें आशा होगा आज आप लोगों की क्लास यहीं पर खत्म होती है, और हमें आशा होगा कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपका एक नया टॉपिक चलेगा, लेंस। अब इसके आगे जो नया आपका टॉपिक है वह लेंस चलेगा। लेंस से भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए जोश के साथ। और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हो
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने का काम जरूर करिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब शेयर करेंगे तभी हम लोग को क्या होगा कि आगे मार्गदर्शन मिलेगा कि हम लोग की जो दिशा में हम लोग आप लोगों की दिशा में हम लोग पढ़ाने का काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं एक नए क्लास में। धन्यवाद।